न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। गजेंद्र शेखावत बोले 1.5 साल में लाखों युवाओं को मिली नौकरी। पीएम मोदी बोले बिना पर्ची बिना खर्चे से युवाओं को नौकरी दी। धर्मेंद्र प्रधान का आरोप, राहुल गांधी ने उड़ीसा की सांस्कृतिक का अपमान किया। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया 1.5 वर्षों में लाखों को नियुक्त पत्र दिए गए। केंद्रीय मंत्री सिंह ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि पिछले 1.5 साल में चुनावी अवधि को छोड़कर लगभग हजारों लोगों को रोजगार मेले में नियुक्त पत्र जारी किए गए। उन्होंने बताया कि पिछला रोजगार मेला 15वां था, जिसमें नियुक्त पत्र पाने वालों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। मंत्री ने रोजगार मेले में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में एक प्रभावी मंच बताया और कहा कि सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है ताकि हर योग्य व्यक्ति को काम मिल सके। नेतृत्व में पिछले लगभग 1.5 साल से लगभग प्रति माह चुनाव के समय को छोड़ करके यदि मैं बात करूं तो मासिक तौर पर हजारों लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। पिछला रोजगार मेला जो 15वां रोजगार मेला था, उस तक ये संख्या 10 लाख को पार कर चुकी थी। आज 16वें रोजगार मेले में जब हम सब लोग यहां एक साथ एकत्रित आए तो कुछ समय बाद में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, शहर की प्रथम नागरिक, असीम ऊर्जा से भरी मेयर साहिबा आदरणीय वनिता जी, मंच पर उपस्थित डीआरएम साहब आदरणीय अनुराग चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए अन्य सभी अधिकारीगण, आज इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बने ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे युवा साथी जिनको आज जिनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से होने वाली, ऐसे सारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले प्रतिभागी, उनके परिजन और कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले उन सब लोगों को जो जीवन की इस नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, विद्याध्ययन के इस कालखंड में आप लोगों ने कठोर परिश्रम किया हुआ। मैं देख सकता हूं अधिकांश लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद गांव में घर से बाहर रह करके, प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके, कहीं छात्रावास में रह करके, कहीं कमरा किराया लेकर के अपना अध्ययन किया होगा। हम सब लोग साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। हमारे माता पिता ने अपने कुछ आवश्यकताओं के ऊपर अंकुश लगा करके हम सफल हो सकें, इसके लिए कहीं ना कहीं पैसा संचित करके हमारे ऊपर निवेश किया होगा। हॉस्टल में रहते हुए या कहीं कमरा लेकर के रहते हुए हमने खुद अपने हाथ से कच्चा पक्का आधा अधूरा भोजन बना करके खा करके परिश्रम किया होगा, तब हम इस सफलता को प्राप्त कर पाए। हम में से अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत की हो, कठोर परिश्रम किया होगा, कहीं कोचिंग की होगी जाकर के, तब जाकर के ये सपना हमारा साकार हुआ। निश्चित रूप से हम सब के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, परिजनों के लिए आनंद का उत्सव। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल आनंद का उत्सव नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की नई यात्रा की शुरुआत है।
और जब हम एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं तब हमें उसके लिए अपने आप को उसके लिए तैयार करने की आवश्यकता होती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को स्थानीय रोजगार देना हमारी पहचान। नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को स्थानीय रोजगार देने का हमारा मिशन लगातार जारी है और यही हमारी पहचान है, बिना पर्ची बिना खर्ची। उन्होंने बताया कि आज 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र प्राप्त हो चुके हैं। युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ओडिशा के गर्व और संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वही बोलते हैं जो उनके साथियों ने लिखा हुआ होता है। प्रधान ने कहा, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी उड़ीसा का अपमान करने के लिए माफी मांगे। ये बेहतर होगा यदि वे अपनी पार्टी द्वारा उड़ीसा को दी गई अपमानजनक स्थिति के लिए माफी मांगते हैं। देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई करने में उनका कोई प्रस्तुति काम, उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है, उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है, उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने स्वयं इतने अपमानित किए। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते हैं। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूँ, उनके लिए क्षमा प्रार्थना। यह ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं, या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं, तो उनको महाप्रभु जी की
जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहां तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पूरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा है? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन का बयान, कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद लेकिन शराब की बिक्री जारी। पूर्व समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू धर्म के त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये वही महीना होता है जब हमारे हिंदू भाई द्वारा अपना निर्माता की भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। इस दौरान वे पवित्र जल लेकर आते हैं और उसे अर्पित करते हैं। इसी के साथ ही वे लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब से भी दूर रहते हैं। देखिए, ये वो महीना चल रहा है जिसमें हमारे हिंदू भाई अपने पैदा करने वाले की इबादत करते हैं और वो जल लेकर आते हैं और वो चढ़ाते हैं। इस महीने में वो ना तो लहसुन खाते हैं, ना प्याज खाते हैं और ना शराब पीते हैं और ना ही नॉन वेज खाते हैं। कांवड़ के रास्ते पे नॉन वेज की दुकानें सारी बंद हो गई, गोश्त मीट बिकना बंद हो गया, लेकिन शराब की दुकानों पे सिर्फ पर्दे डाले गए कि शराब बिकती रहे। ये कौन सा इंसाफ है? क्या शराब से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? क्या उनकी तपस्या में कोई वो नहीं होगी, व्यवधान नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि शराब हमारे हिंदू भाई मुश्किल से पीते होंगे तो 30-40%, लेकिन नॉन वेज तो हिंदू भाई तकरीबन 80% खाते हैं। तो मांस की दुकानें बंद कर दी सिर्फ रेवेन्यू के लिए कि सरकार को रेवेन्यू मिल जाए, इसलिए शराब की दुकानें खुली हुई हैं। उन गरीब आदमियों के रेवेन्यू के बारे में क्यों नहीं सोचा गया जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, जो होटल चलाते हैं? उनके पैसे के लिए नहीं सोचा गया, लेकिन सरकार ने अपना रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानों को खोल दिया और इसमें कोई धर्म का इनके हिसाब से कोई व्यवधान भी नहीं हो रहा। हमारी डिमांड है कि इंसाफ दोनों के साथ बराबर हो, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कांवड़ ले जाने वाले लाने वाले भी यही डिमांड करेंगे कि दोनों चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरा, ये जो जहाँ से एक भी कांवड़ नहीं गुजरता वहाँ पे मांस की दुकान बंद होने का क्या औचित्य है, या होटल बंद होने का क्या औचित्य है? शासन ने तो सिर्फ कांवड़ के रास्ते पे बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन बहुत से अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने के लिए वो पूरे ही शहर में उन्होंने मांस की बिक्री बंद कर दी, गांवों में बंद कर दी जहाँ पे एक भी कांवड़ नहीं गुजरती। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जो आदेश है उसको फॉलो करें उससे। नहीं, देखिए, दोहरा क्या, सरकार पैसे के आगे कुछ भी नहीं है, ना धर्म है और ना और कोई चीज़ है। रेवेन्यू मिल रहा है तो इसे चालू रखो। देखिए, कुछ कांवड़ वाले ऐसी हरकतें करते हैं और बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं उसे भोले के नाम से जाना जाता है और उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया। तो तुम्हारी कैसी तपस्या है कि तुम जिसकी तपस्या या आराधना कर रहे हो, तुम लोगों को दुख दे रहे हो, लोगों को मारपीट कर रहे हो, लोगों के टेम्पू तोड़ रहे हो, गाड़ियाँ तोड़ रहे हो। पुलिस का भी ये कर्तव्य है कि जो भी आदमी अपना कानून हाथ में ले उसको कानून के हिसाब से सजा मिले। पुलिस अपना काम करती थी,
और पुलिस ऐसे लोगों को सजा देती थी, उनके खिलाफ केस होते थे, जेल जाते थे। पुलिस बहुत डरी हुई है। जब डीजीपी लेवल का कोई आदमी, डीजीपी का एक प्रोटोकॉल होता है, एक इज्जत होती है, वो कांवड़ वालों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे तो फिर कांवड़ वाले तो यही सोचेंगे कि हमारा कोई क्या कर सकता है। जब डीजीपी साहब हमारे पर फूल बरसा रहे हैं तो हम कुछ भी कर लें। देखिए, पाखंडी तो पाखंडी है, बिल्कुल गलत है, उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने धर्म का धंधा बना लिया है। हाँ, तो उनको कानून के हिसाब से उनको भी सजा मिले। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रा के लिए किए कड़े इंतजाम। 10,000 कांवड़ मित्र और 500 पुलिस कर्मी तैनात। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने व्यापक व्यवस्था की है। इस वर्ष लगभग 10,000 कांवड़ मित्रों और 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस ने 5 कांस्टेबल रूम भी स्थापित कर दिए गए हैं, जो सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मार्ग पर निगरानी करेंगे। साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 14,000 लीटर गंगा जल भी उपलब्ध कराया गया है। कौन सुपर है? हम बैठे हैं ना, हम कर रहे हैं ऑपरेट, बताइए बस आप थोड़ा सा आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। AAIB प्रारंभिक रिपोर्ट पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। इंजन फेल आउट क्यों हुआ, जांच में पता चलेगा। 12 जून को हुई AI-171 विमान दुर्घटना की AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भाजपा सांसद और पायलट राजीव प्रभार रूडी की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार विमान ने सामान्य रूप से उड़ान भरी, जिसका मतलब है कि विमान उड़ान भरने में सक्षम था। विमान हादसे में जो प्रिलिमिनरी
सरकारी रिपोर्ट आई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत की सरकार ने सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत की सरकार का और नागरिक विमानन मंत्रालय का और AIBB का, जिसने अपनी प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया है और जो 1 माह का कार्य अवधि था उसके भीतर रख दिया है। इसलिए बड़ा विश्वास है देश की सरकार और देश के तंत्र पर, जिन्होंने ये प्रतिवेदन रख दिया है। और ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसमें कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ाने की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के आसपास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से
फ्यूल से, इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब ये होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में ये नहीं करना पड़ता। एयरबस में ये अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया है, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है, और ये इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब अंतिम मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में FAA उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं, और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे, तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर
AIBB DGCA ही दे सकता है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। कंफ्यूज करके आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जल प्रवाह की समस्या। कानपुर हाल ही में हुई बारिश के कारण कानपुर शहर के यशोदा नगर और कदवई नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। जल प्रवाह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार है बीजेपी की। आदमी है डूबो जा रहा हो। वो क्या बात भैया भैया
भैया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पैकन रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में प्रशासन ने चलाया व्यापक खदेड़ अभियान, अवैध कब्जे हटाए गए। पैकन रिजर्व कांस्टेबल क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और कब्जे को खत्म करने के लिए एक व्यापक खदेड़ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जंगल की जमीन पर गैर कानूनी रूप से बने कई निर्माणों और झोपड़पट्टियों को हटाया गया है। प्रशासन ने कहा कि ये कदम वन क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक था। Nah. Kau na. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों का जायजा। कमिश्नर अजनय कुमार सिंह का बयान। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर मुरादाबाद कमिश्नर अजनय कुमार सिंह ने बताया कि पूरे कांवड़ माह के दौरान जनता को हमारी तैयारियों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, हमने भीड़ सबसे ज्यादा होने वाले समय की पहचान कर ली है। हर थाना और हर तहसील के साथ आवश्यक चर्चा की जा रही है। ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांवड़िए जल लेकर जाते हैं भगवान शिव को जल चढ़ाने। जो मेरठ और सहारनपुर के रास्ते जो लोग जाते हैं वो 23 जुलाई को शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसके बाद भी लोग चलते रहते हैं। इस पूरे कांवड़ के माह के दौरान सबसे पहले तो हमने हर एक अपनी व्यवस्था के बारे में लोगों को परिचित कराया है। विभिन्न माध्यमों से रूट डाइवर्जन की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार से जो कांवड़ मार्ग है जिससे कांवड़िए गुजरेंगे, जो चिन्हित मार्ग है, उससे किसी तरीके का क्लैश न होने पावे। और इस बात की भी पहचान की है कि किस समय सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उस समय किस तरीके का डाइवर्जन प्लान रहेगा। हरिद्वार से लेकर और बाकी अगल बगल के सभी मंडलों जिलों सबसे कई बार वार्ता हो चुकी है। निचले स्तर पर ग्राम प्रधान से लेकर कांवड़ समितियों से लेकर जो लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं उन लोगों तक वार्ता हुई है। प्रत्येक थाने प्रत्येक तहसील के द्वारा वार्ता की जा रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है, पूरा प्रयास ये है कि जो जल लेके जाएंगे इस पूरे दौरान भगवान शिव को चढ़ाने अर्पित करने, उनमें से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, पर साथ ही साथ जो सामान्य जन है उनको किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसकी भी तैयारी की है। डाइवर्जन प्लान जो रूट का होगा वो पहले से ही सबको बताया जा चुका है और कंटिजेंसी प्लान भी हमारे तैयार हैं। जो बीमार हैं उनको निकालने या जो किसी तरीके की आपदा में या किसी आकस्मिकता की स्थिति में के जो प्रबंध हैं वो सारे कर लिए गए हैं। सभी मार्गों पर जो आपूर्ति है, आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था कर ली है कि इस वजह से किसी भी प्रकार की कोई आपूर्ति न बाधित हो। जहां दो समुदायों के बीच का कोई ऐसी आशंका है उसको भी निर्मूल कर रहे हैं। दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक समुदाय, खासतौर से जो दूसरा वर्ग है, वो जो कांवड़ियों के स्वागत के लिए उत्सुक है, उनको जगह जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके द्वारा की जा रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट में नहाने स्नान आदि की व्यवस्था सब कुछ सुनिश्चित की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरी जो इस बार की कांवड़ यात्रा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सिर्फ एक घटना जो एक्सीडेंट की है वो इस मंडल में होती है और उसका कारण डाक कांवड़िया है। सभी से अपील की जा रही है कि भक्ति में कोई तेजी नहीं होती, कोई कंपटीशन नहीं होता कि 24 घंटे में 48 घंटे में आप लेके पहुंच जाएंगे जल। भगवान शिव भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर आपाधापी और तेजी करेंगे इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पीछे जितने भी एक्सीडेंट के कारण थे वो यही थे। हमारे यहाँ रोडवेज ट्रांसपोर्ट की जितनी बसें हैं सभी ड्राइवरों की लगातार निगरानी और चेकिंग की जाएगी कि कहीं कोई रैश ड्राइविंग, कहीं कोई शराब पी के गाड़ी चलाना ना करे। मार्ग में पड़ने वाले सभी जो मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले जितनी भी दुकानें हैं उन सबको यथानुरूप उन सबको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि किसी तरीके का वहाँ पर की गड़बड़ी ना होने पावे। मांस मदिरा की सभी दुकानों को ताकीद कर दिया गया है। ढाबों पर भी लोगों को बता दिया गया है कि कांवड़ियों की भावना के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ न होने पाए। और इसके साथ ही अगर कोई इसके बहाने उपद्रव करेगा उससे भी निपटने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स तैयार है। एक मीटर के हिसाब से हमने मैपिंग की है। सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। कोई अनावश्यक किसी के ऊपर दोषारोपण करेगा तो सीसीटीवी कैमरा में उसको कैप्चर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे जगह जगह पर हमारे जो LIU के लोग हैं वो हर जगह पर विद्यमान रहेंगे। कहीं कोई बाहरी जो डिस्टरबेंस है उसकी आशंका को भी पूरी तरह निर्मूल करने के सारे प्रबंध किए गए हैं। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी नहीं है कि डीजे की हाइट और डीजे की चौड़ाई, डीजे पे बजने वाले गाने, लोगों को उकसावा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से। इसके लिए जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है जहां से ये कांवड़िए उठेंगे उसी जगह पे हम सबसे बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि कोई भी उसमें कई सारे पहलू जुड़े हैं। हाइट तो हो ही ना, इसकी वजह से कई बार नुकसान हुआ है।
बिजली के तारों से टच करके कई बार करंट लग के लोगों की मृत्यु हुई है। चौड़ाई होती है कई बार, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बेतरतीब अगर उसकी डिजाइन की गई है तो जैसे आगे पतला पीछे चौड़ा जैसी अगर व्यवस्था की गई है तो इस बार सभी को समझाकर उसको बेहतर शेप में, सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान शिव की भक्ति। और जो हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं या लेके जाते हैं उसमें भी भगवान शिव के लिए ज़्यादा चीज़ें होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश और सभी को ये समझा रहे हैं कि एक तो आपके डीजे की हाइट 10 फीट से ज़्यादा ना हो, ये बेहतर होगा। अधिकतम 12 फीट की उसकी है, लेकिन अधिकतम न जाए तो अच्छा है, 10 फीट से कम ही रहे। बहुत ज़्यादा डीजे के कंपटीशन, ये भक्ति के लिए कंपटीशन होना चाहिए। ये किसी का डीजे कितना ऊंचा और चौड़ा है इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे। ये सबको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि डीजे में गाने बजने चाहिए, वो भक्ति भाव के गाने बजने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सब स्तर पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि भक्ति के ही गाने, क्योंकि आप भक्ति के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं तो सिर्फ भक्ति का होना चाहिए। परमार्थ, कंपैशन, लोगों से भ्रातृत्व भाव, भगवान शिव की जो मूल जो संदेश है कि भगवान शिव सबके हैं, चाहे वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच जब सबके हैं, तो सभी को अपनाते हुए सभी के साथ प्रेम भाव से अगर ये पूरा किया जाए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। तो जैसे जो बात डाक टावर के साथ है, जो बात स्पीड के साथ है, जो बाइक की साइलेंसर खोल के चलने वाले हैं उनके साथ है, वो सब तो कर ही रहे हैं। और यही रूल डीजे के साथ भी लागू होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक तो शुरुआत होने ही न पावे, और यदि कोई इसका वायलेशन करता है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करें। साथ ही डीजे जो लोग सप्लाई करते हैं उनको ताकीद किया गया है कि उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया, चाहे किसी के कहने पर भी, अगर उन्होंने वायलेशन। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में युवाओं को नए अवसर मिले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 16वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जो बेहतर प्रशंसता का विषय है। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नए अवसर मिले हैं। आज 16वां रोजगार मेला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आयोजित किया गया। रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा सुंदर आयोजन उन्होंने किया और सभी 51,000 से अधिक हमारे युवा साथी जो आज परमानेंट नौकरी के साथ केंद्र सरकार के साथ जुड़े हैं, सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अन्य योजनाओं द्वारा देश के युवाओं को नए अवसर, चाहे वो स्वयं रोजगार के हों, चाहे रोजगार के हों, व्यापार करने के हो, उद्योजक बनने के हों, स्टार्टअप की दुनिया के साथ जुड़ने का मौका हो, अलग अलग योजनाओं से उन्होंने लगातार हमारी बहनों को, हमारे युवा युवतियों को अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आप अगर 11 वर्ष का इतिहास देखें तो चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, चाहे वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत कैसे नई अनुसंधान के साथ जुड़े, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को आगे बढ़ाएं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट करने का काम करना हो। एक प्रकार से भारत आज विश्व के प्रमुख देशों के साथ जुड़ गया है। हम विश्व की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गए। अगले 2 साल 2.5 साल में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम ये हमारे सभी युवा साथी जो अब सरकार में अपनी सेवाएं देंगे, देश की जनता को एक उज्जवल भविष्य देने का काम करेंगे, उसमें जुड़ेंगे। ऐसा संदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। विकसित भारत की नींव
जो प्रधानमंत्री जी ने 2022 में रखी थी, इस अमृत काल के योद्धा के रूप में हमारे सब युवा साथी, बहनें, भाई काम करेंगे, ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे, देश के निर्माण का काम करेंगे और एक ऐसा देश जो हमारे पड़ोसियों की ईर्ष्या बने और हमारा सम्मान। वो ओनिडा का एडवर्टाइजमेंट याद है, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी, वो बनाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, 11 वर्ष से नेतृत्व किया है और आगे चल के उनके मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में, दूरदर्शी सोच पर हम सब मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ देश को आगे लेके जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर MOS मुरलीधर मोहल का बयान। अंतिम रिपोर्ट के बिना कोई निष्कर्ष निकालने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने A171 विमान दुर्घटना की जांच कर रही है। AIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर कहा कि ये रिपोर्ट केवल प्रारंभिक है और अंतिम रिपोर्ट नहीं है। मोहल ने कहा कि जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह का निर्णय निकालना उचित नहीं होगा। AIB की टीम ने, सभी एजेंसीज ने मिलकर वहाँ जो काम किया, तो एक ही दिन के अंदर हमें वहाँ पे ब्लैक बॉक्स मिला। उसके बाद बाहर कहीं भेजने की उसको आवश्यकता नहीं थी। उसको डिकोड करना, उसमें से डेटा निकालना, अब ये हमारे ही देश में होता है। पहले तो अगर कोई चॉपर का भी एक्सीडेंट होता था तो ब्लैक बॉक्स बाहर के देशों में भेजने की व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे देश में ऐसे लैब बने हैं जहाँ इस ब्लैक बॉक्स का पूरी उसकी जांच हुई। AIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, बिना कोई इंटरफेरेंस के वो काम करती है। और उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, ये प्राइमरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक रिपोर्ट है, ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो आया है कि वो तो सबके सामने है, अभी भी वो ये सब घटनाएं जांच के दायरे में है, तो फाइनल उस पर कुछ कमेंट करना अभी सही नहीं है, ये उचित नहीं होगा। फाइनल रिपोर्ट आने तक मेरी भी आपको सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि फाइनल रिपोर्ट आने तक कोई भी निष्कर्ष हम न निकले, क्योंकि हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ सामने आते हैं। तो कोई निष्कर्ष ना निकाले, ये भी मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। ये एडवांस लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लैक बॉक्स की जांच चल रही है और प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर अभी कुछ कहना मुझे लगता उचित नहीं होगा। जिस तरह फ्यूल कट ऑफ हो गया है कहा गया, तो मंत्रालय का क्या इस पर? नहीं, मैंने कहा मंत्रालय सीधा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती। AIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, उनके हिसाब से वो काम करते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि जो संवाद हुआ है वो भी सामने आया है, लेकिन उस संवाद से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जो सामने आया है, मुझे लगता है कि और थोड़ा समय देना चाहिए, तो हम फाइनल उसमें एक्चुअली क्या हुआ, सिचुएशन क्या थी, रीजन क्या है, तो उस पर आ सकते हैं फाइनल रिपोर्ट के बाद। कितना समय लग सकता है ना, क्योंकि कई मल्टी नहीं, मुझे लगता है कि AIB देखो कितना अच्छा काम कर रही है। मैंने अभी भी कहा कि हमें हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट होता है तो हमें बाहर देश भेजना पड़ता था ब्लैक बॉक्स को, तो अभी तो हमारे देश में चला, 1 महीने के अंदर तो उनका प्राथमिक रिपोर्ट आया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा अच्छे काम कर रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पायलट हो, हमारे क्रू है, देश भर में, विश्व में एक अच्छे नाम है उनका, वो उनका काम अच्छी तरह से जाना जाता है। और मुझे लगता है कि हम उसी एंगल से देखें, जो आएगा वो सामने आएगा।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी के पास कम ज्ञान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओडिशा को लेकर की गई आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास कम जानकारी है। जो कुछ उनके साथियों द्वारा बताया जाता है वे वही बोलते हैं। प्रधान ने कहा, उस पार्टी कांग्रेस ने ओडिशा का अपमान किया है। देखो, राहुल गांधी जी का पढ़ाई कम है, उनका कोई प्रस्तुति कम है। उनकी सहयोगी जो लिख के देते हैं वो वही बोलते हैं। मैं तो अपेक्षा करूंगा, मैं तो कल ये चाहता था, शायद मेरे को अच्छा लगता, भले ही हमारी वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, लेकिन एक पार्टी के नेता है, उस पार्टी ने हमारी उड़ीसा को जितना अपमानित किया है, उस अपमान का अगर वो कल क्षमा प्रार्थना करते तो उचित होता। उड़ीसा की सुपुत्री, भारत की आज की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने और स्वयं इतने अपमानित किए हैं। हम तो चाहते थे राहुल गांधी जी लंबे समय के बाद उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा में वो उड़िया लोगों को क्षमा याचना करते। मैं और मेरे पार्टी और मेरे परिवार द्रौपदी मुर्मू जी को जो हमने आहत दिया है, जो असम्मान किया है, जिसके कारण उड़िया लोगों के मन में आघात हुई है, उसके लिए मैं उड़ीसा को क्षमा याचना मांगता हूं, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यह ना करके उन्होंने कल और अपना अहंकार का पराकाष्ठा दिखाई। उड़ीसा में जो भी कोई महानुभव आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं या उड़ीसा के कोई मान्यगण्य अतिथि आते हैं, पुरी जाते हैं या भुवनेश्वर आते हैं, तो उनको महाप्रभु जी की जो सेवा में जो वस्त्र लगता है, जिसको हम यहाँ खंडुआ पाठ कहते हैं, कल यहाँ उनको खंडुआ पाठ से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने, वहां तो कोई बाहर वाले थे नहीं, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको श्रद्धा से उड़िया समाज की ओर से उनको उपहार दिया, उनके गले में महाप्रभु के आशीर्वाद पहुंचाया। मैं तो उड़िया हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा, आज के राष्ट्रपति जी को देखा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को देखा, जब भी वो पुरी आते थे, रामनाथ कोविंद जी को देखा, गृह मंत्री अमित शाह जी को देखा, जब भी आते थे हम तो जगन्नाथ जी की एक वस्त्र भी हमको मिल जाए, शुद्ध मिल जाए, हम उसको पवित्र मानते हैं। कल जिस तरीके से चित्र सब आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से खंडुआ पाठ को उन्होंने निकाल के उतार दिया, ये उड़ीसा के बारे में उनको लेस मात्र ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक थिएटरिक्स है, नाटकीय तरीके से चीजों को बोलने का उनको एक बीमारी आ चुकी है, दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? सर, रथ यात्रा के बारे में भी उन्होंने ये आरोप लगाया कि अदानी के लिए रथ को रोक दिया गया। देखो, दिवालिया व्यक्ति से क्या अपेक्षा किया जाता है? जिनको उड़िया भारत की भाषा, साहित्य, सभ्यता के बारे में जो अवगत नहीं है, जो अहंकारी है। इसलिए मैंने कल कहा था, नाचना जाने अंगन टेढ़ा। पढ़ाई नहीं है, लेकिन उनकी स्कूल बैग बहुत बड़ा है। पढ़ाई आता नहीं, हमारे उड़ीसा में कहा जाता है पाठो कम बस्तानी बड़ो। पढ़ाई कम होता है लेकिन स्कूल बैग बहुत बड़ा है। उनकी स्कूल बैग के बोझ से दब रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उनकी शासन था, कौन चला रहा था? अभी उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या स्टैंड लिए थे उस कंपनी की CSR के बारे में तेलंगाना में। देखो, इंडी पार्टी के लोग क्या तय कहते, देखो ये भ्रष्ट लोग हैं, ये दिवालिया लोग हैं, ये देश की विकास नहीं चाहते हैं। गाली गुलज और द्वेष की राजनीति को विश्वासी है। उनको महाप्रभु जगन्नाथ निश्चित रूप में कल सद्बुद्धि काल कुछ दिए होंगे, शायद वो सुधर जाएं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उधमपुर के चेनानी ब्लॉक में मशीरा प्राथमिक स्कूल को 12 साल बाद नया भवन और सुविधाएं मिली। चेनानी ब्लॉक में मशीरा प्राथमिक स्कूल को सरकारी योजनाओं के तहत 12 साल बाद नया समर्पित स्कूल भवन और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। उधमपुर के उप कमिश्नर सैलानी राय ने बताया कि शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का एक प्रयास है।
कितने बजे स्कूल लगना है? लड़को जा रही है, चल लगी अभी नहीं आ रहा। कैसे गए आप डिफेंस फोर्स में? क्या आपकी फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं? इस पर क्या जवाब देती है वाहिदा? और आर्मी ऑफिसर इन अवर विलेजेस, आई वांटेड टू बी लाइक देम। क्या बोलती हैं? जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमारे गांव में भी ऑफिसर आया करते थे, तो मैं उनको देख के लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? हम क्या बनेंगे? बनेंगे ना। आपको अगर डॉक्टर दिखाई देंगे अपने आसपास, आपके मन में क्या होता है? जब आप उनके काम देखोगे, आप उनकी चीजें देखोगे, वो कितनी मेहनत करते, तो आपका मन क्या करता है? हम भी डॉक्टर बने ना। ठीक है, छोटी बात। आज भी एक ऑफिसर बनना हो तो मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस समय भी क्या बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैं अपने स्कूल के टाइमिंग में मैं गर्ल इंटरव्यू दिया। क्या दिया? किसके लिए दिया? फोर्स में जाने के लिए। किसमें जाने के लिए? फोर्स। डॉक्टर तो वो बन गई, एमबीबीएस किया उन्होंने, डॉक्टर तो वो बन गई ना डॉक्टर, लेकिन उन्होंने किसमें जाना था? डॉक्टर। क्योंकि वो डॉक्टर है उसमें, तो उन्होंने उधर ही काम करना है। ठीक है, उसमें जवाब क्या देती है वाइदा? वेल आई एम वेरी फाउंड, आई वांट टू गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस। क्या बोला? कि मुझे अलग अलग जगह देखना बहुत, उसमें से एक हूँ। ठीक है, ये गर्व की बात है ना उसके लिए भी, उनके लिए भी एक गर्व की बात है कि भाई इतनी वुमेन्स में से मैं एक ही अपॉर्चुनिटी, जब मुझे ये चीज दी गई कि मुझे उधर जाना है, तो मैंने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने ये कोर्स सबसे पहले ली। इवन वांट टू गो इन अ सबमरीन, मेरा क्या मानना है कि मैं सबमरीन में भी जाऊं, पनडुब्बी में भी जाऊं। आई वांट टू डू एवरीथिंग विद पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू। क्या बोल? सबमरीन, बट whenever it is allowed I will certainly go। क्या बोलती है? लेकिन अभी at present क्या हो गया? अभी present क्या हो गया? अभी इस समय क्या है? वुमेन में 10th पास कर लूं, 8th पास कर लूं, 10th 12th, मैं उसके आगे भी पढ़ाई करूं। ठीक है, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए हर एक से दुनिया के खिलाफ जाके मुझे पढ़ाया। माता पिता ने क्या किया? वो गांव छोड़ के बाहर चले गए। अब देखो यहाँ से भी, अब देखो पीछे अच्छे नहीं है। अभी तो हर जगह क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या आ गया, बड़े अच्छे हो गए ना पढ़ाई में। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आई समझ में? अब क्वेश्चन सेकंड देखो। अब उन्होंने जो इंटरव्यू पूछना था, मतलब कि अलग करने की ही सोची थी। तो अब देखो एक बच्चा क्या बोलेगा, मैं टीचर बनूंगा, तो पीछे पीछे दूसरे भी क्या बोलते। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये गिनो कितने हो गए? यहाँ पर किस अब इनको जोड़ेंगे। इस देखो, अब इसको मोती समझ लो। ठीक है, मोतियों में इतने मोतियों में अब इतने मोती जोड़ने हैं। ठीक है, अब पूरे गिनो कितने हो गए? ना, जोड़े ना हमने। देखो इधर कितने थे, इसको क्या करना है? जोड़ना है, इससे जोड़ना है। ठीक है, अभी आपको स्कूल देखो 6 7 8 कितनी हो गई? इधर कितनी टॉपिक बनाएंगे? 2 3 4 5। मैंने भी किया पक्का? कितनी थी इधर? कितनी टॉप बनी थी? 11 बनी थी। मैंने कितने डाल दिए? ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बने ना? 11
बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरुग्राम टेनिस खिलाड़ी हत्या मामले में एक संगीत वीडियो में राधिका के साथ काम करने वाले इमाम उल हक का बयान सामने आया है। राधिका के अभिनय करने वाले संगीत वीडियो में काम करने वाले इमाम उल हक ने बताया कि राधिका अपनी मां के साथ शूटिंग के लिए आई थी। उन्होंने कहा, संगीत वीडियो की शूटिंग के दौरान राधिका ने ये भी बताया था कि उनके पिता को ये गीत पसंद नहीं है। उसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने पिता से अनुमति भी नहीं ली थी। तो कहानी किस तरीके तक चली थी? और 4 से 5 घंटे शूट चला था। नोएडा में हमने शूट किया था। 11 बजे से लेके आई थिंक 5-6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन। तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था? फादर, मदर या फिर राधिका की? हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी। फैमिली अवेयर थी मतलब आपको? हाँ बिल्कुल, वो शूटिंग करने जा क्योंकि वहां पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था। मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो नहीं, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन भी ली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइए। बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं मैंने काफी लोग देखे, हर किसी को शायद ये लगता है कि वो अपने फील्ड में ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका ये भी कहना था कि लाइक हमारा तो हम टेनिस खेलते हैं और जो हमारा टेनिस लीग भी हुआ था वहां भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था राधिका। तो जाहिर सी बात है कि उसको आना है। और मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ मीडिया है। हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, लोग उनको पहचाने, जाने, फेम कमाए। तो वो चाहत थी। लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, 1-2 रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा एड था। तो मतलब उनकी चाहत थी, इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली। और ना मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं। पूछते नहीं है कि घर में कौन है या क्या गम है, क्या खुशी है। कोई ऐसी मेरी बातचीत। तो आखिरी दिन आप उसी दिन शूटिंग के दौरान मिले थे और आखिरी बार आपकी उसी दिन मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी? उसके बाद कोई आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं? उसके बाद हमारी कोई बातचीत तो हुई थी, पर मुलाकात कोई नहीं हुई थी। बातचीत कब होती है? जब हम लोग गाना रिलीज करते हैं तो उस टाइम प्रमोशन करते हैं, सब लोग प्रमोट करते हैं अपने गाने को। तो राधिका ने कोलैब एक्सेप्ट किया और एक स्टोरी भी लगाई, पर काफी दिन बाद लगाई। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया। उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही। और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होता है। उन्होंने तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट करी थी आपको? नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
जो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते रहते हैं, और वो हमको कैसे पता चलता है कि हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था, तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करती रही है 2-3 बार, और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है, तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दों पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत 31 मार्च 2036 तक पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्णायक कार्यवाही हुई है। अमित शाह ने आतंकवाद पर सरकार की नीति को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा, आतंकवाद का सटीक और प्रभावी जवाब सिर्फ पीएम मोदी और भाजपा ही दे सकती है। उरी हमले के जवाब में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक की और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से घर में घुस कर मार दिया। बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है आप लोगों की आवाज को? विजयन साहब विदेश गए हैं, उनको मालूम पड़ना चाहिए തിരുവനന്തപുരം में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്ന്. दोनों हाथ उठाइए जरा, രണ്ട് കൈയും എല്ലാവരും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. विकसित केरलम के संकल्प की मुट्ठी भींचिए, വികസിത കേരളത്തെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राजीव चंद्रशेखर जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री जॉर्ज कुरियन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और केरल भाजपा के प्रभारी श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, संसद में मेरी साथी और केरल की सहप्रभारी बहन अपराजिता सारंगी जी, जिन्होंने अभी अभी गत टर्म में केरल के अध्यक्ष पद का अच्छे से दायित्व निर्वहन किया। जोर से ताली बजाइएगा श्री के सुरेंद्रन के लिए, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद को लास्ट टर्म में संभाला। श्री वी मुरलीधरन जी, श्री अब्दुल्ला कुट्टी जी, श्रीमती पद्मजा वेणुगोपाल जी, श्री अनिल एंटनी जी, श्री पी के कृष्णदास जी, श्री एएन राधाकृष्णन जी, श्री कर्मना जी, और आज अब मैं बोल रहा हूं, इसका अनुवाद करूं। भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे हर जगह से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के संस्थान अध्यक्ष श्री राजीव चंद्रशेखर, മന്ത്രിസഭയുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് എന്റെ സാദര നമസ്കാരം. सबसे पहले मैं महान मलयाली भाषा में बोल नहीं पाता हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं. മലയാളത്തിൽ സുന്ദരമായ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ
നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले श्री मन्नत पद्मनाभन जी की इस भूमि को, नारायण गुरु की ये भूमि को, महात्मा अय्यन काली की भूमि को और पंडित करूपन की भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा. ആദ്യമായി ഈ നാടിന്റെ മഹാനായ പുത്രൻ ശ്രീമാൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ എന്നീ മഹാന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി വണങ്ങുന്നു. यही भूमि है जहां आदि शंकर का जन्म हुआ. वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, वैदिक गणित और कई सारे फिलोसॉफी के ग्रंथों की रचना आदि शंकराचार्य ने की है. आज मैं मनपूर्वक आदि शंकराचार्य की महान आत्मा को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ. വേദാന്തങ്ങൾക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിച്ച, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം എഴുതിച്ച, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിച്ച ആദിശങ്കരൻ പിറന്ന ഈ നാടിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ആദിശങ്കരന്റെ പാതാളങ്ങളിൽ നമിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ്. और अभी थोड़े समय पहले मैं केरल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय का उद्घाटन कर आया हूं. जब मैं उद्घाटन का दीप प्रज्वलन कर रहा था तब मेरे मन में वो सैकड़ों बलिदानी कार्यकर्ताओं का याद आता था जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी विचारधारा और हमारी पार्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ. അല്പസമയം മുൻപാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അതിസുന്ദരമായ സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ആദർശത്തെ ഈ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്ത നൂറുകണക്കിന് ധീരബലിദാനി എന്ന മുഖങ്ങളാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. मैं 12 साल से केरल आ रहा हूं. केरल की राजनीतिक गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ भाई. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കേരളത്തിൽ വന്ന് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. अन्य दलों की जितनी जनसभा होती है, इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है. वो केरल में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य का परिचय है. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സമ്മേളനം, ഇത്രയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ സമ്മേളനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി ശോഭനമാണ് പരിസ്ഥിതികൾ. आज केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है. मैं केरल के प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया. इस कार्यालय का भूमि पूजन भी मैंने किया था और उद्घाटन भी मैंने किया. ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് അതിനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഭൂമി പൂജ നടത്താനുള്ള അവസരവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. और आज मैं प्रभु पद्मनाभ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नूतन कार्यालय केरल में एनडीए की सरकार बनाने की शुरुआत साबित होगा. ഇന്ന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ശ്രീ പത്മനാഭനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിയമസഭയിലേക്കും ലോകസഭയിലേക്കും പ്രതിനിധികളെ അയക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. भाइयों बहनों, अन्य दलों के लिए कार्यालय एक काम करने की जगह होती है. भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय ये हमारे लिए मंदिर की स्थान जितना पवित्र स्थान है. നമുക്കറിയാം, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ
ഓഫീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കാര്യാലയം എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണ്. कार्यालय के बगैर विचारधारा कार्यकर्ता तक पहुंचती नहीं है. विचारधारा के बगैर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं और कार्यकर्ता बगैर की भारतीय जनता पार्टी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं. കാര്യാലയത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആദർശത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം കൂടിയാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരില്ലാതെ പാർട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ്. इसलिए हमारे लिए केरल के सचिवालय में मुख्यमंत्री बिठाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि हमारा कार्यालय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकसित केरल का एक नींव डालने का कार्यक्रम बने. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് സംസ്ഥാന കാര്യാലയം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക എന്നത്. भाइयों बहनों, महान नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना देश के 140 करोड़ लोगों के सामने रखी. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി വികസിത ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പമാണ് രാജ്യത്തെ 145 കോടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. और मैं केरल के भाइयों बहनों को बताने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरल से होकर ही जाता है. കേരളത്തിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ളത് വികസിത കേരളത്തിൽ കൂടിയാണ് സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിക്കാതെ വികസിത ഭാരതം സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. और महान केरल राज्य जो अनेक संस्कृतियों का मिल मिलाप कर आगे बढ़ने वाला राज्य है, विकसित केरल आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है. ഈ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ വിവിധ ആശയധാരകളുടെ കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ വികസിത കേരളം എന്ന ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയമാണ് കേരളത്തിലെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാകാൻ പോകുന്നത്. भाइयों बहनों, जिस आधार पर विकसित केरल की कल्पना हम करते हैं, उसके मूल में मोदी जी के 3 सिद्धांत. पहला, करप्शन बगैर का गवर्नेंस. ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നാം വികസിത കേരളം എന്ന സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നരേന്ദ്രമോദി മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അഴിമതിരഹിത ഭരണം. दूसरा, सरकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं. വിവേചനമില്ലാതെ സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ നടപ്പാക്കൽ. और तीसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर केरल के विकास की संकल्पना. ക്രീഡന രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനം. भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों केडर बेस्ड पार्टी है. सीपीएम बीजेपीയും കേഡർ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണ്. मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल का विकास, इसके ऊपर केडर का विकास. പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന്റെ വികസനമാണെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ അണികളുടെ വികസനം മാത്രമാണ്. और भारतीय जनता पार्टी के लिए केडर के विकास के ऊपर विकसित केरलम है. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് ബിജെപിക്കാരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുകളിലായി ഈ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനമാണ്. और
और मित्रों, ये एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल की जनता ने कई साल तक दोनों को मौके दिए, मगर दोनों ने किया क्या? हिंसा, भ्रष्टाचार, वोट बैंकों की निर्मिति, एपीसमेंट और देश विरोधी तत्वों का केरल में पनाहगाह बनाने का काम किया। അക്രമവും അഴിമതിയും പീഡനവും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയവും എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തെ ദേശവിരുദ്ധ നരേറ്റീവുകളുടെ ദേശവിരുദ്ധന്മാരുടെ താവളമാക്കി കൂടി അവർ മാറ്റിയിരുന്നു. मित्रों, जब पीएफआई की गतिविधि इतनी बढ़ी, मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध डाला। मैं आज पूछना चाहता हूं, जिस धाराओं के तहत मोदी जी ने पीएफआई पर प्रतिबंध दिया, वो सारी धाराएं केरल सरकार के पास की सारी शक्तियां थी। क्यों केरल की लेफ्ट सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं किया? और पीएफआई बढ़ता 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 भारत के अन्य हिस्सों में जब गया, तब मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर सारे राष्ट्र विरोधी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരാണ്. നടപടിയാണ് ഈ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുത്തതെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎഫ്ഐയെ മോദി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ശേഷവും കേരളത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അകത്ത് പുറത്തുള്ള മുഴുവൻ മതതീവ്രവാദികളെയും ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിടാൻ, ജയിലിടാൻ സാധിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രമാണ്. भाइयों बहनों, आज मैं केरल की जनता को कहने आया हूं, आप परिवर्तन चाहते हैं तो एलडीएफ को निकालने के लिए यूडीएफ को वोट देते हैं और यूडीएफ को निकालने के लिए एलडीएफ को वोट, मगर दोनों परिवर्तन नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि परिवर्तन करने के लिए, विकसित केरल बनाने के लिए सीधा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वोट करें। കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റമാണെങ്കിൽ എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റി യുഡിഎഫിനെ മാറ്റി എൽഡിഎഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന പതിവ് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇത് വികസിത കേരളമാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് സമയമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് ഒരു വികസിത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയം ആഗ്രഹമായിരിക്കും. अभी अभी कम्युनिस्ट नेता एक कांग्रेस में कह रहे थे कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी, उनको मालूम नहीं है असम में हमारी सरकार है, त्रिपुरा में लेफ्ट को हटाकर हमने सरकार बनाई है, ओडिशा में हमने सरकार बनाई है, तेलंगाना में हम सबसे बड़ी पार्टी बने हैं लोकसभा के चुनाव में, और तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रहे हैं. സാധാരണഗതിയിൽ സിപിഎമ്മുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് വടക്കേന്ത്യയുടെ പാർട്ടിയാണ്, വടക്കേന്ത്യൻ പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കിഴക്കൻ നാടുകളിൽ വടക്കിഴക്കൻ പ്രദേശമായ ആസാമിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തറപറ്റിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഒറീസ ബിജെപിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇതാ തമിഴ്നാട്ടിലും നമ്മൾ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. भाइयों बहनों, हम जब ओडिशा में मेहनत कर रहे थे, तब भी हम पर एक ताने कस रहे थे. ओडिशा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है. ഒറീസയിൽ നമ്മൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ പരിഹസിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒറീസയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി. आसाम में भी हमें ताने कसे जाते थे. आसाम में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीत कर आई. അസാമിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി 2 തവണ
मैं केरल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। 2014 के इलेक्शन में केरल की जनता ने भाजपा को 11% वोट दिए, 19 में 16%, 24 में 20% वोट दिया। अब बारी है भाजपा की सरकार बनाने की बारी। मैं केरल के मतदाता भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि 2026 का चुनाव एनडीए बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ने जा रहा है। और भाइयों बहनों, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता, 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता बैठे। मैं उनको याद कराने आया हूं कि हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की लेफ्ट के गुंडों ने हत्या की है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनके परिवारों ने, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने बेटा गंवाया है। वो सभी का स्वप्न था केरल में एनडीए बीजेपी की सरकार। अब स्वप्न सच करने का समय आ गया है। जिस पार्टी को 20% वोट मिल जाए वो 35% वोट प्राप्त करने में देरी नहीं करती। आज इस सम्मेलन में से आप सभी लोग संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव में एनडीए 21,000 स्थानों पर लड़ेगी और 25% वोट के साथ हर बूथ में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराए। ഈനാട്ടിലെ ഇടതുപക്ഷം കൊന്നുതള്ളിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ വഴി. നൂറുകണക്കിന് സഹപ്രവർത്തകന്മാരെയാണ്, ധീരബലിദാനികളെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവിനെ, മകനെ, സഹോദരനെ, സഹോദരിയെ ഒക്കെ അവരുടെ ക്രൂരതയില്ലാതെയാക്കി. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേന്ദ്രം ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ 21,000 വരുന്ന വാർഡുകളിൽ മത്സരിക്കും. 25% വോട്ട് നേടി ബഹുഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബിജെപി വിജയക്കൊടി പാറിക്കും. भाइयों बहनों, एलडीएफ और यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड। ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രമാണ് അവർക്കുള്ളത്. एलडीएफ में एक्सप्लोजिव घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, एआई कैमरे का घोटाला, लाइफ मिशन का घोटाला, के फोन परियोजना का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला और अब विजयन जी चिढ़ जाते हैं, मगर मुझे तो कहना चाहिए सोने की तस्करी का घोटाला, स्टेट स्पॉन्सर सबसे बड़ा घोटाला पूरे भारत में। എൽഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സഹകരണ ബാങ്ക് അഴിമതി, എക്സാലോജി അഴിമതി, ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി, എയർപോർട്ട് അഴിമതി, പിപിഇ അഴിമതി, അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് അഴിമതികളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണെങ്കിലും ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയനോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ രാജ്യം കണ്ട സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ സുരക്ഷയായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാവ്യത്തിൽ നിന്ന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നു. और यूडीएफ भी कोई कम नहीं है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह।
यूडीएफ को भी जब भी मौका मिला करप्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं 2-3 चीज ही बताना चाहता हूं क्योंकि उनका तो बैंडी जब का टाइम आ गया है। यूडीएफ जब सत्ता में थी, बाहर रिश्वतकांड, सोलार घोटाला, पलारीपट्टम पुल घोटाला, अनेक घोटाले यूडीएफ की सरकार ने भी किए हैं और मोदी सरकार के 11 साल हो गए, ऑपोजिशन भी हम पर एक भी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके माध्यम से केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित केरलम का नारा भाजपा एनडीए के अलावे संभव ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुद्रावाक्यമായ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ബിജെപി ഇല്ലാതെ വികസിത കേരളം സാധ്യമാകില്ല। अभी अभी हमने देखा मोदी जी ने विंझीजम बंदरगाह का लोकार्पण किया। दक्षिण एशिया की सबसे अच्छी कंटेनर हैंडलिंग तकनीक के साथ ये केरल के विकास में कंट्रीब्यूट करेगा। നരേന്ദ്ര മോദി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അടക്കമുള്ള നിരവധി വികസന പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഗതിവേഗം കൂട്ടി। 4000 करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय योजना उसी दिन लोकार्पण किया। 4000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് യാത്രത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സമർപ്പിച്ചത്, जिसमें 1800 करोड़ का ड्राई डॉक शामिल है। അതിൽ 1700 കോടി രൂപയുടെ और मोदी सरकार ने ड्राई डॉक കൊച്ചിയിലെ ഡ്രൈ ഡോക്ക് പദ്ധതി 1700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। 65,000 करोड़ 40 नेशनल हाईवे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से भेजा। 14 ദേശീയ പാതകൾക്കായി 65,000 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകിയത്। 2 वंदे भारत ट्रेनों से 11 जिलों को 11 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया। 2 वंदे भारत ट्रेनुകൾ കൂടി 11 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ ഓടിച്ചു। और 2004 में केरल का रेलवे के लिए बजट सिर्फ 372 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 3,700 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। കേരളത്തിൽ 2004 കേരളത്തിൽ പിടികൊണ്ടിരുന്ന റെയിൽവേ ബജറ്റ് 378 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന 3,700 കോടി രൂപയുടെ റെയിൽ വികസനമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്। इसके अलावा 3,000 करोड़ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का इसके लिए हमने किया। 100% റെയിൽ വൈദ്യുതി റെയിലിന്റെ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 3000 കോടി രൂപ കൂടാതെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്। बहुत लंबी सूची है। कांग्रेस सरकार से अनेक गुना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने केरल के विकास के लिए भेजा है। इसका पूरा लिस्ट आना पाई का हिसाब मैं आज भाजपा कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से सार्वजनिक करूंगा। ഇവിടെ വലിയ പട്ടികയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വികസന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്। യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ പല മടങ്ങ് യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാൾ പല മടങ്ങ് കോടി രൂപയുടെ വികസനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനായി തന്നിട്ടുള്ളത്। ഇതിന്റെ പൈസ മര്യാദയുള്ള കണക്ക് കൃത്യമായ കണക്ക് ഇന്ന്
भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में भाइयों बहनों, इस सब के साथ साथ मोदी जी ने सालों से पेंडिंग देश के कई उलझे हुए सवालों का जवाब लाने का काम किया। मुझे जरा हाँ ना में जवाब दीजिएगा। धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जरा जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? PFI पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर वक्फ बोर्ड में से करप्शन समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीजों के लिए ना LDF सहमत है, ना UDF सहमत है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, पानी, 5 लाख तक का इंश्योरेंस, 5 किलो अनाज और कई सारी सुविधाएं 11 साल में देने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे देश की इकोनॉमी को 11 प्लेस से 4th प्लेस पर ले जाने का काम किया। और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया। मैं आज फिर से यहाँ कह कर जाता हूँ, 31 मार्च 2026 को पूरा देश नक्सलिज्म से मुक्त हो जाएगा। और इस टेररिज्म को मोदी जी और भाजपा के अलावे कोई जवाब दे नहीं। मोदी जी को बीजेपी के उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, हमने एयर स्ट्राइक किया। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर घर में घुस कर मारा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी ही विकसित केरलम के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। हम जब भी केरल की जनता के सामने आए, हमारे वोट की आपने बढ़ोतरी कर दी। मैं आज
केरल की जनता को फिर से अपील करने आया हूं। एक वाक्य का करवा। अब बीजेपी ग्रोइंग पार्टी नहीं है। आप देखिए, ये सारे कार्यकर्ता सारे केरल से आए हैं। केरल के हर बूथ तक बीजेपी की रीच हो चुकी। और केरल में अब परिवर्तन के लिए एलडीएफ को निकालकर यूडीएफ को निकालकर एलडीएफ को वोट करने की जरूरत नहीं है। सच्चा परिवर्तन करना है तो एनडीए को वोट दीजिए, वो ही विकसित केरल बना सकते। और भाइयों बहनों, आप सब भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता हो। मैं आज आपको अपील करने आया हूं, इस लोकल बॉडी के चुनाव में हमने 21,000 सीट लड़ना और 25% से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। मुझे बताइए, आज से लेकर नवंबर तक का पूरा टाइम विकसित केरलम के लिए भाजपा को समर्पित करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? एनडीए को मजबूत करेंगे। 21,000 सीट दमखम के साथ लड़ेंगे। 25% से वोट शेयर बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की युक्ति दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।